ये एक कह लो कि कार्टेल है कुछ कंट्रीज का। और वो कंट्रीज जो है वो कितने पहले भी तो दुनिया चलती थी, उससे पहले भी तो क्रूड पेट्रोल सब कुछ चाहिए था हमें। तो सर फिर ओपेक क्यों बनाया, इकट्ठे क्यों आ गई? ये सेवन सिस्टर कौन सी है? ये बड़ी बड़ी पेट्रोलियम फर्म्स हैं। कहाँ की? यूके की। कहाँ की? अमेरिका की। वो तो मारना चाहता था, वो तो रशिया को डाउनग्रेड करना चाहता था, लेकिन रशिया सस्ते में तेल बेच बेच के उसके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो वो इकोनॉमी में टिका हुआ है। न्यूज़ आती है कुछ दिन पहले, क्या आती है कि ओपेक ने कुछ दिन पहले, मतलब एक दो दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि ओपेक ने पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है, इसे कट कर दिया है, इसे नीचे कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। अब उससे क्या होगा? हर तरफ दुनिया में हड़कंप मच गया कि भाई अब पेट्रोलियम के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस अब बढ़ेंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं है। अगर मैं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि जब सप्लाई नीचे चली जाए या सप्लाई स्टैग्नेंट हो जाए और जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहे। देखो डिमांड में कोई तो कमी आई नहीं ना क्रूड ऑयल की, वो तो वही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ओपेक वालों ने उसको नीचे कर दिया, सप्लाई को नीचे कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो प्रॉफिट किसको होगा? इन ओपेक वालों को। थोड़े में ही ज़्यादा का फ़ायदा ले लेंगे, थोड़ा निकाल के थोड़ा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, है ना। तो अब ये ओपेक जो है ये बला क्या है, किस बला का नाम है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है क्या ये ओपेक, जितने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? और क्या ये डिसीजन पहली बार हुआ है भारत में, वर्ल्ड लेवल पे, भारत के साथ या वर्ल्ड लेवल के साथ? ओपेक के आपके साथ भी अच्छे संबंध हैं, आपको पता है, और आपके साथ क्या, भारत के साथ क्या, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ उसके कनेक्शन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसका उठाया हुआ एक एक कदम इम्पेक्ट करता है बाकी देशों को, वर्ल्ड कम्युनिटी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड रिलेशन को, जियोपॉलिटिक्स को, राइट। अब ये बला क्या है, ये है क्या? तो ओपेक का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसा समूह है, ऐसे कंट्रीज का समूह है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम को, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब इनके नीचे है, वो वहाँ से निकालता है और पूरी दुनिया को देता है। और क्रूड ऑयल की ज़रूरत अभी तक तो सारी कंट्री को है ही, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे क्रूड ऑयल जो कहे कि मुझे चाहिए ना। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ओपेक पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालता है ना। अब ओपेक पूरी ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये ऑयल के प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी जगह पे, राइट। अब बना कब ये ओपेक? पहली बात तो मैंने जैसे बताया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कह लो कि कार्टेल है कुछ कंट्रीज का। और वो कंट्रीज जो है वो कितनी हैं? 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज हैं। और वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। दिस इज अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गुनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। ये 13 कंट्रीज का कलेक्शन है ओपेक। बना कब? 1960 में बना ये। जब बना तो सिर्फ 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, मतलब इनिशियली 5 मेंबर ही थे, आज 13 हो चुके हैं। वो 5 मेंबर कौन से थे? एक तो रहा हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, और साथ ही एक कंट्री है वेनेजुएला साउथ अमेरिका की, और कुवैत। ये 5 कंट्रीज ही लेटर ऑन ऐड होते गए, तो आज कितने हैं? आज इसमें 13 नेशंस पड़े हुए हैं। क्लियर? अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? कहीं ना कहीं तो हेडक्वार्टर होगा ना इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। इनका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप की, राइट। बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया हुआ है वो जो वियना है वो ही ओपेक का पार्ट नहीं है, वही ओपेक का मेंबर ही नहीं है। वहाँ पे इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, ठीक है। ताकत की अगर बात करूँ
इन 13 कंट्रीज की। तो वर्ल्ड का जितने ऑयल रिजर्व्स हैं, प्रूवन मतलब जो पता है, अभी तो बहुत सारी चीजें जो पता ही नहीं रिजर्व्स, जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है उसका 81% इनके पास है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ ओपेक। वर्ल्ड में जितना प्रोड्यूस होता है ऑयल, उसका 44% ये प्रोड्यूस करते हैं। यहां से ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हो, किस चीजों से, किस हालात में, किन वजहों से ये चीजें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ही जाने। और करते हैं तो पूरा वर्ल्ड हिलता है, और जो 2-3 दिन पहले हिला भी हुआ है, राइट। अब सर 1960 में बना ये, उससे पहले क्या ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता था? प्रोडक्शन नहीं होती थी? ये कंट्रीज नहीं करती थी? द आंसर इज करती है। उससे पहले भी तो दुनिया चलती थी, उससे पहले भी तो क्रूड पेट्रोल सब कुछ चाहिए था हमें। तो सर फिर ओपेक क्यों बनाया? इकट्ठे क्यों आ गई? कॉमन सेंस तो बात है ही इसमें, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि कोई चीज़ें कंट्री आपस में क्यों मिलती है, अपने आप को और ताकतवर करने के लिए। मतलब क्या कि क्या पहले ये ताकतवर नहीं थी? अलग अलग कंट्री कभी ताकतवर नहीं होती है, होने के बावजूद भी ताकतवर नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी ताकत आके उसे नीचे झुकाने की कोशिश करता ही रहता है। यहाँ पे कौन कर रहा था इन कंट्रीज को झुकाने की? 7 सिस्टर्स। अब ये 7 सिस्टर्स कौन सी? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाली 7 सिस्टर नहीं है। ये 7 सिस्टर कौन सी हैं? ये बड़ी बड़ी पेट्रोलियम फर्म्स हैं। कहाँ की? यूके की। कहाँ की? अमेरिका की, जिसको हम कहते हैं एंग्लो अमेरिकन पेट्रोलियम फर्म्स। साथ थी, उनका इम्पैक्ट बड़ा था इस ओपेक नेशंस के ऊपर, सो कॉल्ड जो पहले ओपेक नहीं था। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ दिक्कत की, उनकी गवर्निंग पॉलिसी भी वो बनाते थे, उनकी गवर्निंग पॉलिसी में अगर कोई दिक्कत करते थे, मतलब कुछ कमिटमेंट ऊपर नीचे कर दी, तो ये लोग, ये 7 सिस्टर्स क्या करते थे? उसको पनिश कर देते थे, उस कंट्री को। ढेरों सैंक्शंस लगा दी जाती थी उस कंट्री के ऊपर, और वो बेचारी उस सैंक्शन के तले वैसे ही दब जाती थी। तो इन्होंने बोला कि इनकी देखो, तेल किसके पास है, ऑयल रिजर्व्स किसके पास है, डोमिनेट कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तब ये 1960 में यहाँ पे बैठे थे, आके इकट्ठे हुए थे, और तब से इकट्ठे ही हैं, राइट। अब थोड़ी देर पहले इनका क्या हुआ, 2016 में इन्होंने ओपेक को थोड़ा बड़ा कर दिया, और जिसको हम कहते हैं ओपेक प्लस नेशंस। 11 कंट्रीज को और ऐड कर लिया गया। सर क्यों? पहले कम थी क्या? ग्रुप बड़ा होता जाए, कमेटियां बड़ी होती जाए, आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी? आपका जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड कम्युनिटी पे पहले भी था जब ओपेक था, या है। ओपेक प्लस का जो इम्पैक्ट जाएगा वो और बड़ा नहीं हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज, 11 कंट्रीज को और ऐड किया गया वर्ल्ड कम्युनिटी पे इम्पैक्ट डालने के लिए, जो आज तक डल रहा है, राइट। अब जो इकोनॉमिस्ट है ना बड़े बड़े, वो ये कहते हैं कि 1980 तक तो ओपेक की पावर बड़ी ज़बरदस्त थी, सो कॉल्ड हमने देखा कितना कुछ है इनके पास, कितनी ताकत रखते हैं। लेकिन 1980s में इनकी ताकत थोड़ी कम होगी। ताकत इन द कम मतलब इनका जो डोमिनेशन पावर थी ना वर्ल्ड लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई पड़ी है। और अगर उनसे कोई कारण पूछे कि कारण क्या रहा है इसका, तो उनके पीछे कारण यही बताते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कि भैया ऐसे है कि ये जो 13 या 15 या जो 11 जो मेंबर नेशंस है ना, तो तब तो 13 थे ना, ओपेक प्लस तो था नहीं। ये जो 13 मेंबर नेशंस है ना, ये अपनी कमिटमेंट नहीं करते, ये अपनी कमिटमेंट को खत्म करते हैं या पूरी नहीं करते। ये बीच में चीटिंग करते हैं, ये बीच में फ्रॉड करते हैं। ओपेक ने कुछ बोला, ओपेक ने अभी क्या बोला कि हम 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसे डाउन कर देंगे। दिन का 1 मिलियन बैरल हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और ये वर्ल्ड कम्युनिटी का जो वर्ल्ड लेवल पे जो ज़रूरत है उस तेल की, उसका 3 to 4% है। जस्ट इमेजिन। तो ये कोटा कैसे देता होगा? आपने इतना कम करना, आपने इतना कम करना, आपने इतना कम करना है। अब ये जो इंडिविजुअल कंट्रीज है ना, ये बड़ी चालाक है। ये क्या करती हैं, कहते हैं अच्छा मेरा कोटा इतना, मैंने इतना कम करना, इतना प्रोड्यूस करना, ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेती हैं। क्यों करेंगी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस? इस करके ताकि ज़्यादा सेल आउट कर सके। ज़्यादा सेल आउट करने से क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो बीच में ये टीका लगा देते हैं, और ओपेक कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ओपेक की जो भी कमिटमेंट्स हैं इस कंट्री के ऊपर, या कंट्री की कमिटमेंट्स ओपेक के ऊपर, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इनको पनिश ही नहीं कर सकता वो। तो फिर ऐसे समूह का फायदा है क्या, जो आपस में मिलकर भी आपस एक के साथ
ना बैठा हो एक दूसरे के साथ, ना दे रहा हो, जो अपना फ़ायदा देख रहा हो हर तरफ, राइट। अगर मैं इनकी अब आपको बॉडी की स्ट्रक्चर की बात बोलूं तो ओपेक का सबसे बड़ा जो बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, पावरफुल बॉडी, वो है ओपेक कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस में सर होते कौन है, आते कौन है? इस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी इनके मेंबर नेशंस हैं उनके ऑयल मिनिस्टर जानते हैं ना, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ऑयल मिनिस्टर कह लो, वो उनके यहाँ पे अमूमन नॉर्मली वही आते हैं और वो बैठते हैं। साल में 2 बार एटलीस्ट इन्हें मिलना होता है। कहाँ पे? वियना में। जब जब मिलते हैं तो पूरी दुनिया की आंखें इन पे होती है कि वियना से कौन सी न्यूज़ आने वाली बार, क्या प्रोडक्शन कट करेंगे। और प्रोडक्शन आज जो कट की है, जो उन्होंने बयान दिया कल परसों, ये इस साल की सेकंड प्रोडक्शन कट। जस्ट इमेजिन, सेकंड प्रोडक्शन कट इन ईयर, 365 डेज में दूसरी बार बोल दिया इन्होंने। अब अगर कोई इनसे पूछे कि भैया आपने ये बोला क्यों है, दिक्कत क्या है, प्रोडक्शन कट क्यों कर रहे हो आप, इनका आंसर जानते हो क्या है? इनका आंसर है साफ, कहते भाई मार्केट में पेट्रोलियम की स्टेबिलिटी लेकर आना है, प्राइसेस की। स्टेबिलिटी का मतलब नीचे नहीं होता, और स्टेबिलिटी का मतलब ऊपर भी नहीं होता। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल होता है, नॉर्मल कंडीशन में इतना होना चाहिए। हम इस करके प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, हमारा पेट्रोलियम प्राइस नीचे जा रहे थे। और दूसरा इनको डर है आने वाले टाइम का ग्लोबल रिसेशन का। ग्लोबल रिसेशन हो जाएगी तो प्राइसेस तो, क्रूड ऑयल किसको चाहिए? वो जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो क्रूड ऑयल ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर सप्लाई उस लेवल के रखेंगे तो फिर प्राइसेस क्या होंगे? नीचे जाएंगे ना। अगर नीचे सस्ते में बेचेंगे तो फिर घाटा नहीं होगा इनका। तो इस करके उन्होंने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं क्या, ये तो इन्हीं पता है या आप लोगों को पता है, तो फिर से कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि ये प्राइस स्टेबिलिटी एक गुंडागर्दी है इनकी वर्ल्ड लेवल पे, या फिर सीरियसली इसके नीड है आज के माहौल में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था मैं, तो कॉन्फ्रेंस का क्लियर हो गया हमें। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है इस ओपेक में? 1 मेंबर 1 वोट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगता है मुझे ये। एक मेंबर एक वोट, उसकी जो वैल्यू है वोट की वो एक है। कोई बड़ा देश कोई छोटा देश कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेंबर एक वोट। और दूसरा सर पैसा भी फंड कहाँ से आता है ओपेक को? एक नाम है ओपेक फंड। हर साल इनका जो एनुअल बजट होगा उसमें जितनी भी देश हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमी, ऑफ देयर साइज, वो सारे इक्वल कंट्रीब्यूशन या इक्वल फीस देंगे। समझे आप? तो दैट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट। और इनमें एक कंट्री है बहुत ताकतवर है, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, राइट। कंपैरेटिवली उनके बहुत ताकतवर है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो इनका डी फैक्टो लीडर है। डी फैक्टो मतलब आपको पता ही है कि एक कन्वेंशन है कि वही लीडर बन के बाहर आएगा, अभी तक तो वही है बाहर आया। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव ओपेक से, ओपेक ने प्रोडक्शन कट की, प्राइस राइज हो, कल ही हो गए, परसों ही हो गया, अब लगातार बढ़ेंगे। भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? पढ़ना चाहिए भी कि नहीं, ये आप फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। जहाँ तक मुझे लगता है भारत के केस में भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस देश का 85% ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से आती हो, बाहर से आती हो, और बाहर वाला तेल अगर बढ़ रहा है तो हम तो फिर दिक्कत में आएंगे ना। अब दिक्कत में कैसे आएंगे? इस वजह से क्या होगा, आपके फॉरेक्स, आप जो वो पेमेंट है वो किससे देते हो? फॉरेक्स रिजर्व से। फॉरेक्स भी पिछले 2 सालों में क्या है, नीचे आए बैठे हैं। वो भी चिंता का कारण है भारत के लिए। ऊपर से ये लोग ने पेट्रोलियम बढ़ा दिया तो और पैसे देने पड़ेंगे, फॉरेक्स और नीचे आएगा, वो भी चिंता का कारण है। और तीसरी चिंता से तो पूरा वर्ल्ड तिलमिलाया उठा है इस टाइम इन्फ्लेशन की। जब क्रूड महंगा होगा, महंगे में आएगा तो महंगे में बिकेगा, और डीजल अगर महंगा हुआ, पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। आपके कपड़े, आपका ये सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब्जियां वगैरह। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। इन्फ्लेशन को बचाने के लिए हम रेट हाइक कर रहे हैं, लगातार आरबीआई कर रहा है, तो उसको और करने पड़ेंगे। अब रेट हाइक होगा तो फिर बहुत डर है कि रिसेशन का दौर ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा रेट हाइक कर दिया तो फिर लोग बैंकों से पैसा नहीं लेंगे उधार में। इतने हाई रेट पे कौन लेगा? हाई रेट में लेगा तो लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है
वो ऊपर कैसे जाएगी, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब एक और एंगल है भारत का। भारत कहता है 85% जो इंपोर्ट करता है, इसमें मेजोरिटी जो करता था भारत, वो करता था सऊदी अरब से। दूसरे नंबर पे इराक था, और कभी सीन में रशिया आया ही नहीं। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम आंकड़े कि धीरे धीरे करके रशिया नंबर 1 इंपोर्टर बन रहा है भारत का। रशिया से हम बहुत तेल मंगा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारा पास है इराक, और सऊदी अरब को हमने तीसरे नंबर पे धकेल दिया। ईरान भी था पहले, अब तो ईरान के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगी हुई है, तो हम नहीं ले पा रहे उससे। 3 कंट्री। अब इसको देखकर रशिया का जो कंपैरिजन करूं बाकियों के साथ, उसका जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देख के इराक तिलमिलाया उठा है। इराक थोड़ा डरा हुआ है। इराक इंडिया को क्या बोलता है, रशिया कितने में दे रहा है, वो कहता है जितने में, कम में मुझसे ले ले। उधर रशिया भी कंपटीशन में आने के लिए और रेट डाउन कर रहा है। अब रशिया रेट डाउन कर रहा है तो यूएसए तिलमिला रहा है। यूएसए कह रहा है यार दिक्कत आ रही है ऐसे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक ओपेक के साथ तो अमेरिका के भी है ना अच्छे खासे, तो कहते तो दिक्कत आ रही है। और रशिया को वो तो मारना चाहता था, वो तो रशिया को डाउनग्रेड करना चाहता था, लेकिन रशिया सस्ते में तेल बेच बेच के उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो इकोनॉमी में टिका हुआ है। इतनी ढेरों सैंक्शन लगा के रशिया के ऊपर भी फिर भी टिकना किस वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओपेक प्लस में रशिया भी मेंबर है। वो बात अलग है कि ओपेक प्लस की बात माने या ना माने, और दिख तो ये रहा कि वो कहाँ मान रहा है वो बात, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। तो इसको एनालिसिस करना अच्छे से, ध्यान देना, और मुझे बताना कि भारत का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओपेक पर अगर भारत ने कुछ ऊपर नीचे हरकत करता है। हरकत मतलब तेल की जो प्रोडक्शन है या तेल की जो रिक्वायरमेंट है किसी और देश से पूरी करता है, तो ओपेक के साथ क्या रिलेशन भारत के अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर किस दिशा में मुड़ेंगे और किधर मुड़ने चाहिए भी, ये आप मुझे प्लीज़ बताना, राइट। चलो, थैंक यू।